नमस्ते एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गिल लेमिला या गिल। तो बात करेंगे अपन हिस्टोलॉजी ऑफ गिल लेमिला या गिल की। तो पायला के ब्रैंकियल चैम्बर में गिल पाए जाते हैं। पिछली क्लास में देखा था कि जो गिल होते हैं वह गिल ब्रैंकियल चैम्बर में उपस्थित होते हैं। जैसा कि डायग्राम के माध्यम से बताऊं मैं आपको, तो एक प्रवर्ध होता था एपिटीनिया, तो एक ब्रैंकियल चैम्बर, दूसरा पल्मोनरी चैम्बर, इसको डिवाइड करता है एपिटीनिया प्रवर्ध। और जो ब्रैंकियल चैम्बर होगा इसी में गिल प्रेजेंट होता है। तो अपन जो गिल होगा वह गिल लेमिला से बना हुआ होता है। और गिल लेमिला के चारों ओर कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स अधिकता से पाई जाती हैं। इसके मध्य में एक कैविटी या गुहा भी उपस्थित होती हैं। गिल लेमिला की संरचना, तो देखिए अपन गिल लेमिला की संरचना। तो बात करें अपन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, तो संरचना में जो दिख रहा है अपन को इसमें ये वाली संरचना, तो ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल होती हैं। इन कोशिकाओं में लंबे सीलिया पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। दूसरी सेल्स की बात करें अपन, नॉन सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। इन कोशिकाओं पर सीलिया नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो कोशिका होगी इनको नॉन सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल कहते हैं, क्योंकि इनमें सीलिया एब्सेंट होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के आधारी सिरे पर ग्रंथिल कोशिकाओं पर टिके रहते हैं, यानी कि जो नीचे की ओर इनके जो आधारी सिरे होंगे वह ग्रंथिल कोशिकाओं पर टिके हुए रहेंगे। यानी कि इन सेल्स को ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ग्लैंडुलर सेल्स की संख्या। और इनका जो कार्य होगा ये चिकने पदार्थों का स्त्रवण करती हैं। इसके भीतर केंद्रक के साथ साथ संयोजी ऊतक भी अधिकता से उपस्थित होता है। तो बात की अपन ने हिस्टोलॉजी ऑफ गिल की। अब देखेंगे इसके बाद अपन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पायला जलीय व वायवीय दोनों प्रकार के शोषण संपन्न करता है। तो बात करें अपन फर्स्ट जलीय शोषण की, तो जल में किस प्रकार शोषण की क्रिया संपन्न करता है। जब पायला जलीय आवास में उपस्थित होता है तो इस दौरान एपिटीनिया की लंबाई कम हो जाती है। एपिटीनिया प्रवर्ध होता है जो ब्रैंकियल चैम्बर और पल्मोनरी चैम्बर को डिवाइड करता है। तो जो एपिटीनिया होगी तो इसकी लंबाई कम हो जाती है। यह एपिटीनिया कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण ब्रैंकियल चैम्बर खुल जाएगा। जो ब्रैंकियल चैम्बर होगा ये खुल जाएगा एपिटीनिया की वजह से और ऊपर की ओर उठेगा। तब जलीय शोषण के दौरान जल सर्वप्रथम लेफ्ट जो न्यूक्ल लोब होगा इससे प्रवेश करता है और लेफ्ट न्यूक्ल लोब से जल पल्मोनरी चैम्बर में वह पल्मोनरी चैम्बर से पल्मोनरी सेक में चला जाता है। यहाँ से जल ब्रैंकियल चैम्बर में चला जाता है
ब्रेंकियल चैम्बर में गिल के द्वारा जल को ग्रहण कर लिया जाता है और जल गिल लेमिला की ट्रांसवर्स जो प्लेट पाई जाती है गिल लेमिला के अंदर, तो वहाँ पर चला जाता है। यह प्लेट जल में उपस्थित O2 को ग्रहण कर लेती है और CO2 युक्त जल इस राइट न्यूक्लियर लोब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ से यह जल बाहर चला जाता है। राइट न्यूक्लियर लोब से जल बाहर की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी CO2 युक्त जल को बाहर निकाल दिया जाता है। और लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से जल को पल्मोनरी सेक में और गिल के अंदर गिल लेमिला और गिल लेमिला के अंदर प्रेजेंट होगी ट्रांसवर्स प्लेट, और ट्रांसवर्स जो प्लेट होगी वही गैसों का एक्सचेंज करती है। यहाँ वहीं पर ही ऑक्सीजन को काम मिल जाता है और CO2 को वापस राइट न्यूक्लियर लोब के द्वारा बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। अगला देखेंगे अपन, ये तो देखा अपन ने जलीय शोषण। बात करेंगे अपन अगले शोषण की, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण पायला में वायवीय शोषण के दौरान एपिटीनिया की लंबाई बढ़ जाने के कारण ब्रेंकियल चैम्बर बंद हो जाता है। इसकी लंबाई बढ़ेगी एपिटीनिया परिवर्ध की, तो जो ब्रेंकियल चैम्बर होगा वह बंद हो जाता है और ब्रेंकियल चैम्बर में नहीं जा पाता। जो जल होगा वो जल ब्रेंकियल चैम्बर में नहीं पहुंचेगा। और वायवीय शोषण के दौरान जल लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से प्रवेश करता है, लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से प्रवेश करेगा और पल्मोनरी चैम्बर में चला जाता है। अब पल्मोनरी चैम्बर से यह जल पल्मोनरी सेक में चला जाएगा और इस पल्मोनरी सेक की भीतरी सतह क्या होगी, संवहनी प्रकार की होती है। इस कारण यह जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और CO2 युक्त जल को लेफ्ट न्यूक्लियर लोब के द्वारा वापस बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार पायला में वायवीय शोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वायवीय शोषण की जो प्रक्रिया होगी उसमें जो जल होगा वह लेफ्ट न्यूक्लियर लोब में से पल्मोनरी चैम्बर में और पल्मोनरी चैम्बर से पल्मोनरी सेक में प्रवेश करता है और वहीं पर गैसों का एक्सचेंज होगा, क्योंकि उसकी सतह संवहनी प्रकार की होगी जिससे वह ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और CO2 को वापस जल में निष्कासित कर देगी और वही जल वापस लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से बाहर वातावरण में निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये देखिए अपन ने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद बात करेंगे अपन पाचन तंत्र की। पायला का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो भागों में बटा हुआ होगा। फर्स्ट देखिए अपन एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बात करें अपन फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि आहार नाल। पायला के पाचन तंत्र में लंबी तथा विकसित आहार नाल पाई जाती हैं जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती हैं। इसकी संरचना में निम्न भाग होते हैं। तो फर्स्ट देखिए अपन माउथ, तो डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो माउथ वो पायला के हेड के अग्र सिरे की ओर एक अनुप्रस्थ छिद्र पाया जाता है जिसे माउथ कहते हैं। भोजन का प्रवेश इसी के द्वारा होता है। यह टेंडेकल से घिरा रहता है। तो ये संरचना माउथ होगी, अनुप्रस्थ दरार के रूप में होगा। भोजन का प्रवेश होगा यहीं से
और आसपास टेंटेकल से गिरा हुआ रहता है। इसके बाद अगली संरचना देखेंगे अपन बक्कल कैविटी। मुख पीछे जाकर एक गुहा समान संरचना में खुलता है, जिसे मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहते हैं। यानी मुख पीछे की ओर बक्कल कैविटी में ओपन होता है। इसमें पेशियां अधिकता से उपस्थित होती हैं। पेशियों की अधिकता के कारण मुख गुहा को बक्कल मांस या मुख पुंज कहते हैं, कि मसल्स अधिकता से पाई जाती हैं बक्कल कैविटी के अंदर। इसमें कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं तो देखेंगे अपन। फर्स्ट बात करें अपन मीडियन डोर्सल मसल्स। यह मध्य पृष्ठ में पाई जाती हैं और संख्या में 3 जोड़ी होती हैं। जो मीडियन डोर्सल मसल्स संख्या में 3 जोड़ी होगी और मध्य पृष्ठ में पाई जाती हैं। अगली मसल्स देखिए अपन एंटीरियर डोर्सल लेटरल मसल्स। यह संख्या में 2 जोड़ी होती हैं। अगली मसल्स देखिए अपन पोस्टीरियर डोर्सल लेटरल मसल्स। पोस्टीरियर डोर्सल लेटरल मसल्स, यह संख्या में 3 जोड़ी होती हैं। एंटीरियर मसल्स संख्या में 2 जोड़ी होगी। लेट्रोवेंट्रल मसल्स संख्या में 1 जोड़ी होती हैं। बक्कल कैविटी अधिक बड़ी होती हैं। यह 2 कक्ष या चैम्बर में विभाजित रहती हैं। तो फर्स्ट चैम्बर देखिए अपन एंटीरियर चैम्बर। यह मुख गुहा का अग्रभाग होता है। इसे वेस्टिब्यूल या प्रगाण भी कहते हैं। वेस्टिब्यूल कहलाएगा एंटीरियर जो चैम्बर होगा। इसमें जबड़े पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े पर 2 या 3 बड़े उबार या अनेक छोटे छोटे उबार पाए जाते हैं। ये उबार जो होंगे, इन उबारों को टीथ कहा जाता है। यानी टीथ के समान संरचना प्रदर्शित करते हैं और भोजन के आंशिक पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसके बाद अगला चैम्बर जो होगा वो पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर यह मुख गुहा का पश्च भाग होता है। इसमें कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं। तो यह संरचना निम्न होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियर जो होगा, एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला जो पार्ट। तो देखते हैं अपन संरचनाएं। फर्स्ट संरचना देखेंगे अपन ओडोंटोफोर। ओडोंटोफोर बक्कल कैविटी के पश्च भाग में पेशियों का बना हुआ एक समूह पाया जाता है। पेशियों से निर्मित समूह होगा ओडोंटोफोर। इसे ही टंग, मांस या जिह्वा पुंज के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है ओडोंटोफोर। अगली संरचना देखिए अपन पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होगी रेडुला। रेडुला की उपस्थिति वर्ग गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा का मुख्य लक्षण होता है, यानी कि जो रेडुला होगा वो गैस्ट्रोपोडा के वर्ग के सदस्यों में देखा जाता है। यह पतले फीते समान या तंतु समान होता है। इसकी संरचना फीते के समान या तंतु रूपी होती है। रेडुला पीछे की ओर रेडुलर सेक
में स्थित होता है। रेडुलर सेक की एपिथेलियम के द्वारा ही रेडुला का निर्माण होता है, यानी कि रेडुलर जो सेक होगा उसकी जो एपिथेलियम सेल होती हैं उस एपिथेलियम सेल्स के द्वारा ही रेडुला का निर्माण होगा। रेडुला के नष्ट हो जाने पर इसका पुनर्निर्माण भी हो जाता है। रेडुला में अनेक अनुप्रस्थ लाइन पाई जाती हैं। प्रत्येक अनुप्रस्थ लाइन में नुकीले टीथ पाए जाते हैं और जो टीथ होंगे इनका कार्य भोजन को काटने व चबाने में सहायता प्रदान करते हैं। रेडुला में 7 टीथ पाए जाते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से देखिए अपन 7 टीथ पाए जाते हैं रेडुला के अंदर। तो जो बीच वाला होगा इसे मीडियन टीथ कहेंगे। यह संख्या में 1 होता है। यह अपेक्षाकृत बड़ा व नुकीला होगा, सबसे बड़ा होगा और संख्या में 1 होगा और मध्य में स्थित होता है। दोनों ओर एक एक लेटरल टीथ और लेटरल टीथ के पास में 2 और 2 मार्जिनल टीथ पाए जाते हैं। तो इनसे जो डेंटल जो फॉर्मूला बनेगा अपना डेंटल फॉर्मूला, तो 2 तो क्या होंगे मार्जिनल टीथ। मार्जिनल टीथ के पास एक होगा लेटरल टीथ और लेटरल टीथ के पास एक होगा मीडियन टीथ। तो इसी प्रकार दूसरी तरफ भी लेटरल टीथ और लेटरल टीथ के पास 2 मार्जिनल टीथ। तो इस प्रकार ये डेंटल फॉर्मूला सामने निकल कर आएगा। तो रेडुला के अग्र सिरे की ओर 2 पल्ले या पल्प भी पाए जाते हैं। रेडुला ओडोंटोफोर पर आरी की तरह गति करते हैं। इसे हेक्सले ने श्रृंखला आरी गतिया नाम दिया, यानी कि ओडोंटोफोर होगा उस पर जो रेडुला होगा वो आरी की तरह गति करेगा, यानी कि भोजन को लगातार काटने का कार्य करता है। इसके बाद अपन अगला पार्ट देखेंगे बक्कल कैविटी के बाद इसोफेगस। यह चौड़ी नलिका समान संरचना होती हैं जो मुख गुहा व आमाशय को जोड़ने का कार्य करती हैं, यानी कि बक्कल कैविटी को स्टोमक से यानी कि आमाशय से कनेक्ट करेगी इसोफेगस। इसके बाद अपन इसोफेगस के बाद अगला पार्ट देखेंगे स्टोमक। गृशिका का पश्च भाग एक चौड़े थैले समान संरचना के रूप में पाया जाता है जिसे आमाशय कहते हैं, यानी कि स्टमक कहते हैं। इसका अग्र व बड़ा भाग कार्डियक स्टमक, तो कार्डियक स्टमक यानी जो बड़ा भाग होगा वो कार्डियक स्टमक कहलाता है, जिसमें अनेक वलन या फोल्ड पाए जाते हैं। जो पश्च भाग होगा उसे पाइलोरिक स्टमक कहते हैं। इसके समीप पाइलोरी सिका पाए जाते हैं। यह पाचक एंजाइमों को पाइलोरिक स्टमक में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि जो पाइलोरिक सिका होगा वो पाचक ग्रंथि का कार्य करता है और इनसे पाचक एंजाइम्स स्त्रावित होंगे और वो पाचक एंजाइम्स यहाँ से निकलकर पाइलोरिक स्टमक में चले जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अगला पार्ट होगा इंटेस्टाइन। यह एक कुंडलित लंबी व नलिका समान संरचना होती हैं। इसमें लगभग 2 से 3 कुंडलन पाए जाते हैं। आंत्र में अनेक छोटे छोटे अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं और जो अनुदैर्घ्य वलन होंगे ये अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद इंटेस्टाइन के बाद अगला पार्ट होगा रेक्टम। आंत्र का पश्च भाग एक छोटी नलिका समान संरचना के रूप में पाया जाता है जिसे रेक्टम कहते हैं। इसमें अपचित भोज्य पदार्थों को एकत्रित किया जाता है। रेक्टम में रेक्टम का पश्च भाग एक छिद्र के द्वारा सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में खुलता है। इस छिद्र को एनस पोर कहते हैं, यानी कि रेक्टम एनस पोर के द्वारा बाहर की ओर ओपन होगा।
अगला पार्ट देखेंगे अपन पाचन तंत्र के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया अपन ने, एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन, सेकंड जो पार्ट होगा पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियों में फर्स्ट ग्रंथि देखेंगे अपन सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लाल ग्रंथियां। तो फर्स्ट ग्रंथि होगी अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स, लाल ग्रंथियां। पहला कि मुखगुहा के पश्च पार्श्व में एक जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह लार का स्तरण करती हैं और भोजन को चिकना व लसलसा बनाकर उसके आंशिक पाचन में सहायता करती हैं। यानी कि इनसे लार का स्तरण होगा जिससे भोजन क्या होगा, चिकना व लसलसा बनता है, जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। अगली ग्रंथि देखिए अपन इसोफेजियल पाउच। मुखगुहा के पश्चिम पार्श्व में लाल ग्रंथि के समीप एक जोड़ी इसोफेजियल पाउच पाए जाते हैं। यह ग्रशिका के समीप स्थित होते हैं तथा पाचक एंजाइमों का स्तरण करके भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो इनसे भी पाचक एंजाइम स्त्रावित होंगे जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करेंगे। अगली ग्रंथि देखिए बक्कल ग्लैंड। यह मुखगुहा के पृष्ठ भाग में पाई जाती हैं। तो मुखगुहा के पश्च व पृष्ठ भाग में स्थित होगी बक्कल ग्लैंड। संख्या में एक जोड़ी होती है। इसके द्वारा भी अनेक पाचक एंजाइम स्त्रावित होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अगली ग्लैंड देखेंगे अपन हिपेटोपेनक्रियाज ग्लैंड, यकृत अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि यह मुख्य पाचक ग्रंथि है। इसकी संरचना में एक बड़ी पाली व एक छोटी पाली पाई जाती हैं। दोनों पालियों से अनेक छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। यह नलिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी नलिका समान संरचना का निर्माण करती हैं जिसे यकृत अग्नाशय नलिका या हिपेटोपेनक्रियाज डक्ट कहते हैं। इसे कॉमन डक्ट या सवाहिनी भी कहते हैं। ये यकृत अग्नाशय नलिका यकृत अग्नाशय ग्रंथि से जुड़ी रहती हैं। यकृत अग्नाशय ग्रंथि में निम्न कोशिकाएं पाई जाती है। तो उन कोशिकाओं को देखते अपन कौन कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होगी यकृत अग्नाशय ग्रंथि में, जिनके द्वारा एंजाइम्स का स्तरण होगा और एंजाइम्स भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। वस्तु देखिए अपन स्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका सेलुलोज का पाचन करने वाले पाचक एंजाइम स्त्रावित करती हैं। सेलुलोज का पाचन करने वाली जो पाचक एंजाइम स्त्रावित होंगे वह स्त्रावी कोशिका के से होते हैं। अगली देखेंगे अपन पुनः अवशोषी कोशिका। इनके द्वारा प्रोटीनीय पदार्थों का पाचन करने वाले पाचक एंजाइम स्त्रावित होंगे। अगली सेल देखेंगे अपन चूना कोशिका। इनके द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का पाचन करने वाले पाचक एंजाइम स्त्रावित होते हैं। डाइजेस्टिव मैकेनिज्म
अभी तक अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लिया। इसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा डाइजेस्टिव मैकेनिज्म, यानी पाचन की क्रियाविधि। तो पाचन की जो क्रियाविधि होगी वो 3 स्टेप में संपन्न होती हैं। पुड, दूसरी होगी फीडिंग मैकेनिज्म, तीसरी प्रोसेस होती है डाइजेशन यानी पाचन। तो फर्स्ट देखिए अपन फूड यानी कि भोजन। पहला जो होगा वो शाकाहारी प्रकृति का होता है। ये भोजन के रूप में जलीय पादप, हाइड्रेला, पिस्टिया, वेलिस्नेरिया इनको ग्रहण करता है। ये पहला का भोजन होगा। सेकंड प्रोसेस फीडिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो फीडिंग मैकेनिज्म यानी कि आसन विधि। पहला सर्वप्रथम अपनी जबड़ों की सहायता से जलीय पादप को पकड़ता है। इसके पश्चात इसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। मुखगुहा में रेडुला के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। यानी कि पहला जबड़ों से पादप को पकड़ लेगा और पादप को पकड़ने के बाद पादप मुख से होता हुआ मुख गुहा में प्रवेश करेगा और मुख गुहा में रेडुला प्रेजेंट होता है। जो रेडुला होगा उसका कार्य भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटने का होता है। तो भोजन को रेडुला छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जिससे भोजन के पाचन में आसानी रहती है। भोजन मुख गुहा से ग्रसिका में चला जाता है, जहाँ से इसे आमाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और आमाशय में ही भोजन के पाचन यानी कि डाइजेशन की क्रिया संपन्न होती हैं, क्योंकि वहाँ पर अनेक पाचक ग्रंथियाँ उपस्थित होगी जो पाचक एंजाइमों का स्त्राव करेगी, जिससे भोजन के पाचन में आसानी रहती है। तो फीडिंग मैकेनिज्म के बाद अगला जो पॉइंट होगा अपना वो होगा डाइजेशन। भोजन के पाचन की प्रक्रिया आमाशय में संपन्न होती है। आमाशय में भोजन के पाचन के लिए अनेक पाचक एंजाइम आते हैं। पाइलोरी शिका के द्वारा भी पाचक एंजाइम स्त्रावित किया जाता है। जैसा कि अपन ने देखा था, पाइलोरिक स्टमक में जो शिका प्रेजेंट होगा उसे पाइलोरिक शिका कहते हैं और इस पाइलोरिक शिका के द्वारा भी पाचक एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम जैसे प्रोटीएज जो होगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलेगा, लाइपेज लिपिड को वशीय अम्लों व ग्लिसरॉल में और एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। भोजन के पाचन के पश्चात पचित भोज्य पदार्थों को आंत्र में अवशोषित कर लिया जाता है। जो आंत्र होगी उसमें अवशोषित कर लिया जाएगा, क्योंकि आंत्र में आंत्र वलंस पाए जाते हैं और आंत्र जो वलन होंगे वो अवशोषण सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं और अपचित भोज्य पदार्थों को रेक्टम में स्थानांतरित कर दिया जाता है और रेक्टम से ये अपचित पदार्थों को एनस से होते हुए एनस पोर के द्वारा सुप्राब्रेंकियल चैम्बर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ से इन्हें बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये समझ लिया अपन ने डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।